वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका चैप्टर 3 है। इसमें हमें पढ़ना है पूरे प्लांट किंगडम के बारे में, जिसको हमने बोला है प्लांट टी। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है RH व्हिटेकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दिया था और उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। फिर हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन आपके यहाँ दे रखा है, एक आर्टिफिशियल, सेकेंड नेचुरल और थर्ड यहाँ पर दे रखा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ये और ये वाले पैराग्राफ को मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे तो उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करा। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था RH व्हिटेकर ने। उन्होंने क्या करा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, स्टडी करी और 2 ग्रुप में डिवाइड करा। फिर उन्होंने बोला एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उसको बोला है प्रोकैरियोटिक। दूसरे ऐसे जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको दूसरे ग्रुप में रखा और उसका नाम दिया यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर इन्होंने क्या किया, ये यूकैरियोटिक को वापस डिवाइड करा। ऐसे जो यूकैरियोटिक हैं बट कैसे हैं, वो यूनिसेल्यूलर हैं। ठीक है, मतलब उनकी सिंगल सेल की पूरी बॉडी बनी हुई है। और ऐसे जो यूकैरियोटिक हैं बट देखा जाए तो बॉडी स्ट्रक्चर में कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर को फिर इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड करा। एक जिनके पास सेल वॉल थी जिसको हमने बोला ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सेल वॉल वाले हैं, और दूसरे नो सेल वॉल, मतलब क्या है कि उनके पास सेल वॉल नहीं थी। और जो सेल वॉल वाले थे उनको फिर 2 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड करा गया। एक को बोला ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वो अपना फूड खुद बना पा रहे थे, और दूसरों को बोला हेटेरोट्रॉफ, उनके पास सेल वॉल थी, वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक थे बट अपना फूड नहीं बना पा रहे थे। तो अगर हम इनकी नेमिंग करते हैं कि कैसे हम इनको नाम दें, कौन से ऑटोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे जो प्रोकैरियोटिक थे इनको नाम दिया गया मोनेरा। जितने भी सारे आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो मोनेरा में आएंगे। यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक को रखा गया प्रोटिस्टा में। आपका जो अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, वो इस ग्रुप में है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर विद सेल वॉल। तो ये आपको पता है प्लांटी, जिसको हमने प्लांट किंगडम में आज पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपका है फंजाई जो हेटेरोट्रॉफ है, और लास्ट में आता है एनिमेलिया। ठीक है, मतलब एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ये प्लांट किंगडम। इसमें हम पूरा प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, पूरा प्लांट किंगडम। ठीक है, अगर हम इन प्लांट किंगडम का डिवीज़न देखें, इस पूरे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन स्टडी करना चाहें तो हम इस तरह से इसको स्टडी करते हैं। जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यदि हम बात करें प्लांटी, और जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स कौन से हैं, किनको हमने प्लांट्स बोला है, तो देखो हमने प्लांट्स उनको बोला है जो ऑटोट्रॉफ हैं, जिनकी बॉडी में सेल वॉल है, मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही सही, तो उसको हमने प्लांट किंगडम बोला है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से किया है साइंटिस्ट ने कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा। एक को बोला है क्रिप्टोगैम्स और दूसरे को उन्होंने बोला है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्रिप्ट मतलब है हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो है बट वो कैसी है, हिडन। फिर इन क्रिप्टोगैम्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले को उसने बोला है थैलोफाइटा, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, पहले वाले को उन्होंने बोला है थैलोफाइटा। बॉडी थैलस लाइक थी और फाइटा इंडिकेट करता है प्लांट्स को, तो इसको बोला है थैलोफाइटा। दूसरे का नाम उन्होंने दिया ब्रायोफाइटा, और तीसरा नाम उन्होंने दिया है टेरिडोफाइटा। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में उन्होंने क्रिप्टोगैम्स को
डिवाइड करा। अगर हम बात करते हैं फैनोरोगैम्स की, तो फैनोरोगैम्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड करा। पहले वाले को बोला है उन्होंने जिम्नोस्पर्म और सेकेंड वाले को उन्होंने बोला है एंजियोस्पर्म। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, स्पर्म मतलब होता है सीड और जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, मतलब खुले हुए सीड्स, मतलब नेक्ड अनकवर्ड सीड्स। जैसे आप एप्पल को देखो तो उसके सीड क्या है, फ्रूट में कवर्ड है, तो वो हो गए आपके एंजियोस्पर्म। पर यहाँ पर देखो सीड्स जो है वो ओपन है, तो वो कहलाएंगे एंजियोस्पर्म। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करा है। पहले जिनके पास सिंगल कॉटिलीडोन था उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलीडोन, और जिसके पास 2 कॉटिलीडोन्स थे उसको बोला है डाइकॉटिलीडन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर 2 हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब है कवर्ड सीड। जैसे आप एप्पल देखो, मैंगो देखो, इनके जो सीड हैं, मटर देखो तो सीड अंदर है और एक कवरिंग से कवर्ड है, फ्रूट से, छिलके से। ठीक है, तो ये आपके पूरे इस तरह से स्ट्रक्चर है। मोनोकॉटिलीडन मतलब जैसे कि वीट, राइस, तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, सिंगल है। डाइकॉटिलीडन मतलब उसके अंदर बीन्स को देखो तो 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, तो वो डाइकॉटिलीडन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले हमने बात करी इसकी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इस तरह से हमने डिवाइड करे हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम को, तो प्लांट किंगडम का डिवीजन कुछ इस तरह से किया गया है, मोनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड वाला अपना प्लांट किंगडम। ठीक है, तो अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि अब हम प्लांट्स को कैसे स्टडी करेंगे, उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं हम कि कितनी तरह का क्लासिफिकेशन करा गया है, कैसे उनको क्लासीफाई किया है। बच्चों आपको कैसे पढ़ना है, नोटबुक लेना है और जो मैं लिखती जा रही हूँ वो साथ साथ लिखना है। तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला है। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने लिया है। दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब हम धीरे धीरे और डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ये है आपका नेचुरल सिस्टम, इसमें कुछ अलग कैरेक्टर्स को लिया है। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। ये 3 आपके बुक में दे रखे हैं। और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग तरह से प्लांट्स को डिवाइड करने की कोशिश करी, प्लांट्स के ग्रुप्स को डिवाइड करने की कोशिश करी और क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल मतलब बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये क्या है, इजी वे ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सिंपल क्यों बोला है, क्योंकि इसने फोकस करा है, इसने कहाँ फोकस करा है, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। वेजिटेटिव मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो बाहर से दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी पे फोकस किया है। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर हम किस चीज़ से को दिखाना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैबिटेट की। किसकी बात कर रहे हैं, हैबिटेट की। फिर उसकी बात कर रहे हैं लीफ, कलर, शेप, साइज, हाइट, शेप, साइज, प्लांट्स बॉडी, प्लांट बॉडी मतलब जैसी भी उसकी पूरी बॉडी है उसके बारे में हम कर रहे हैं और उसको यूज़ करके क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि क्या है, कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिए हैं और उसमें कौन सा कैरेक्टर लिया है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को भी यहाँ पर एनालाइज करा है और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। ठीक है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अभी ये इसका क्लासिफिकेशन तो इन्होंने कर दिया पर अभी ये उतना सूटेबल नहीं था। इसके क्या हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस तरह से क्लासिफाई करने के। और डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं कि जो लोग सिमिलर थे वो क्या चले गए, डिफरेंट ग्रुप में चले गए, क्योंकि हो सकता है ना इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ा और वो एक जैसे दिखने लगे। तो जो सिमिलर थे रियल में वो तो क्या चले गए, अलग अलग ग्रुप्स में चले गए। और जो डिससिमिलर थे अंदर से बट बाहर से सिमिलर लगने की वजह से वो उनको क्या हुआ, एक ही ग्रुप में रख दिया, तो सेम ग्रुप में रख दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहा। तो पहला पॉइंट तो हुआ ये। सेकेंड बात है, अगर हम बात करें तो ओनली आउटर अपीयरेंस पे फोकस किया। किस पे, आउटर अपीयरेंस पे फोकस किया।
मोर कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं लिए गए, तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेजेस हो गया। तीसरा अगर हम कहें तो मोर कैरेक्टर्स नॉट इंक्लूडेड, अंदर से कैसा है, कैसी उसकी एनाटॉमी है, कैसे फंक्शनिंग है, तो वो सारे कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि थोड़े और कैरेक्टर को इंक्लूड करके क्लियर क्लासिफिकेशन बनाया जा सकता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सेम वेटेज दिया था। सेम वेटेज किस पे दिया था, बोथ पे, मॉर्फोलॉजी पे और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। मॉर्फोलॉजी पे और दूसरा किस पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, जो एक अच्छी बात नहीं थी। तो इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज बना। ठीक है, तो हमने देखे कि 4 इसके डिसएडवांटेजेस हमें पता चले। तो अल्टीमेटली ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उतना काम का नहीं रहा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेट्स मीट। हाँ, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इसका नाम दिया गया है। ये प्रपोज किसने किया था, तो ये दिया था बाय बेंथम एंड हुकर। उन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, अब हम इसकी स्टोरी बात करते हैं। तो ये है नेचुरल एफिनिटी पे। किस पे बेस्ड है, नेचुरल एफिनिटी पे। नेचुरल एफिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर उन कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जा रही है जो थोड़े थोड़े मैच भी हैं, अलग भी हैं, उसके हिसाब से उनको सेम ग्रुप और अलग ग्रुप में रखा है। जैसे मॉर्फोलॉजी हो गई। दूसरा अगर हम बात करें तो एनाटॉमी हो गई। एनाटॉमी के बाद इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को भी स्टडी करा, तो एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने की वजह से ये ज़्यादा सूटेबल हो गया हमारे लिए। उसके बाद इन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री को भी स्टडी करा, मतलब केमिकल कंपोजिशन भी देखे कि कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, सेल सेप का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, मोर फोकस दिया। इन्होंने क्या किया, मोर फोकस करा। अब वहाँ पर तो क्या है, दोनों को सेम फोकस दे दिया था, यहाँ पर मोर फोकस दिया टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको ज़्यादा फोकस करा, तो अब ये ज़्यादा वैलिड हो गया। तो इसी तरह से ये क्लासिफिकेशन मोर वैलिड हो गया एज़ कंपेयर टू ऊपर वाला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक। अब आपने ये फाइलोजेनेटिक वर्ड कहाँ पढ़ा है, ये फाइलोजेनेटिक वर्ड जनरली आपने पढ़ा है इवोल्यूशन में। किस में पढ़ा है, इन इवोल्यूशन। अब एग्जैक्टली इसका यहाँ पर क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है टेक्सोनॉमी में। हमने सबसे पहले क्या किया, स्टडी किया। किसको स्टडी किया, हमने स्टडी किया फॉसिल्स को, अलग अलग तरह के फॉसिल्स को स्टडी करा। फॉसिल्स को स्टडी करा, फिर उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन देखे, मतलब फाइलोजेनी देखी, और फिर फाइनली हमने एक इवोल्यूशन रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। मतलब कौन किसके जैसा है तो हो सकता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें टाइगर, लायन और चिंपैंजी में, ठीक है, तो टाइगर और लायन ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजी की वजह से रिलेशनशिप को बिल्ड करा। अब ये एक तरह से कैसा हो गया, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था मोर एडवांस्ड हो गया एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर अभी हमने दोनों पढ़े उनसे ज़्यादा एडवांस्ड हो गया। ठीक है, अब कुछ हैं जिनके फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं हैं। इफ़ फॉसिल्स आर एब्सेंट, हो सकता है ना सबके फॉसिल्स नहीं हो, तो इफ़ फॉसिल्स आर एब्सेंट तो हम क्या करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। तो हम 3 तरह से एनालिसिस करते हैं अगर फॉसिल्स एब्सेंट हैं। पहला हमारा वे हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से हम फोकस करेंगे। सेकेंड हमारा है साइटोटेक्सोनॉमी। नाम से पता चल रहा है साइटो मतलब सेल से रिलेटेड कुछ होगा। और तीसरा है कीमोटेक्सोनॉमी। अब देखो न्यूमेरिकल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेटा बनाएंगे। कैसे, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हर कैरेक्टर को एक कोड दे देंगे।
वन कैरेक्टर को वन कोड दे देंगे, वन कैरेक्टर इक्वल्स टू वन कोड, ठीक है। जैसे अपने पे आप डीमार्ट में शॉपिंग करने जाते हो या कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो तो एक बार कोड होता है, एक कोड होता है 240192, इसी तरह से प्रोडक्ट कोड होता है। तो यहाँ पर भी एक कोड होगा। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी स्टडीड वेरी इजीली बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी में आपको पता है, साइटो यहाँ पर ऑल अबाउट सेल, सेल के बारे में, सेल क्रोमोसोम, उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में। तो ये हमारी हो गई साइटोटेक्सोनॉमी। तो सेल का जो पूरा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, उसकी फंक्शन कैसी थी, सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ लेंगे, साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है कीमोटेक्सोनॉमी। अब देखो नाम से आप समझ रहे होंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है, नाम से आप समझ गए होंगे कि कीमोटेक्सोनॉमी एग्जैक्टली क्या है। कीमोटेक्सोनॉमी मतलब केमिकल्स, केमिकल्स का स्टडी करेंगे। और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है तो क्या हम इसको बायोकेमिकल्स भी बोल सकते हैं, डेफिनेटली यस, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो बायोकेमिकल्स और केमिकल्स मतलब क्या हुए, आप डीएनए की स्टडी करो, आरएनए की करो, आप अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी करो, आप चाहो तो प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, किसी की भी स्टडी करो, ठीक है। तो वो सब आपकी इसके अंदर आएगी, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टडी, इवन और जो अदर कंपाउंड्स हैं और कंपोनेंट्स हैं, उन सब की जो स्टडी है वो किसके अंदर आएगी, कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर। तो हमने एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर कवर करा, एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ये पढ़ने वाले थे, हम पढ़ने वाले थे कि आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम देखने वाले थे कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो मैंने आपको बता दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे दिया। फिर यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करा। लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जिसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करा, ठीक है। और इसकी वजह से हमने देखा कि कुछ टेक्सा में सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। और इसके बाद मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, दूसरा साइटोटेक्सोनॉमी और दूसरा कीमोटेक्सोनॉमी। ये तीनों मैंने बताया कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे, बैच और कोड, इस तरह से नंबर्स का सेट बनाकर कोड देंगे, ठीक है। और फिर कीमोटेक्सोनॉमी जिसमें केमिकल्स की स्टडी करेंगे। अब जब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ने वाले हैं पहला ग्रुप, दैट इज़ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को यहाँ पे क्या नाम दिया है, एल्गी, ठीक है। तो ये पहले ग्रुप की हम स्टडी करने वाले हैं। अब एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करा था। और साइंटिस्ट कौन थे, आर.एच. व्हिटेकर ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 1969 में। इन सब के नोट्स आप बनाओगे तो आपको बाद में याद रहेगा। ये है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें थैलोफाइटा यानी कि एल्गी हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, थर्ड अपना है टेरिडोफाइटा। फिर स्टडी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा को, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को, फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को, फिर हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म को, फिर हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के मोनोकोटिलिडन को और फिर डाइकोटिलिडन को। तब जाके अपना प्लांट वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन में 3 तरह का क्लासिफिकेशन है, पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और फिर फाइलोजेनेटिक। मैंने आपको पहले वाले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, आर्टिफिशियल के बारे में, फिर दूसरा मैंने आपको यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया और तीसरा फिर मैंने समझाया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो ये सब आप पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन सब के नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू बिल्ड योर ओन नोट्स। देन आपको करना है रिवीजन और फिर आपको देखने हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तब जाके आपका ये टॉपिक कंसोलिडेट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट